नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की सुरक्षा की। गैर बीजेपी शासित राज्यों में जब गवर्नर की सुरक्षा स्वयं खतरे में है तो फिर सत्तारूढ़ दल की विचारधारा से अलग राय रखने वाली जनता या राजनीतिक कार्यकर्ता कितने सुरक्षित होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हमला होना केवल चिंता ही नहीं बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें संवैधानिक पद की मर्यादा का भी ध्यान क्यों नहीं रख पा रही है। क्या वो इतना गिर जाएगी कि गवर्नर पर भी हमला करने से गुरेज नहीं करेगी? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एसएफआई के प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के काफिले को न सिर्फ रोका बल्कि उसे काले झंडे दिखाया और उस पर शारीरिक हमला करने की कोशिश भी की। और यह सब सरकार के इशारे पर किया गया, क्योंकि सीआईडी की सूचना के बाद भी राज्य पुलिस ने एसएफआई को रोकने की कोशिश नहीं की। राज्यपाल के रूट को जानबूझकर लीक किया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में गवर्नर या बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया हो या उसकी हत्या कर दी गई हो। पंजाब में तो प्रधानमंत्री के काफिले तक को रोक दिया गया था और जहां से लौटने के बाद प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि वो जान उनकी बच गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की कार पर पत्थरबाजी हुई थी और उसमें उन्हें गंभीर चोट का सामना करना पड़ा था। चुनाव के दौरान ही वेस्ट बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया, जिसमें वो बाल बाल बचे। उनके सुरक्षा कर्मियों को अपने आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाकर उन्हें कहीं सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। पंजाब, पश्चिम बंगाल और अब केरल सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक हार की खुन्नस प्रधानमंत्री, गवर्नर और विपक्ष के नेताओं पर निकाल ही रहे हैं। संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार भी कर रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में गवर्नर भी सुरक्षित नहीं है? क्या राजनीतिक विरोध संवैधानिक पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखेगी? राजनीतिक विरोध की सीमा आखिर क्या हो, यह भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में सबसे जरूरी यह कि राजनीतिक विरोध की सीमा आखिर तय कौन करेगा। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और इस काफिले को रोकने के बाद से आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो प्रतिक्रिया दी है वो प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे। उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। अगर गैर भाजपा शासित राज्यों में कहा जाए कि राज्यपाल सुरक्षित नहीं है तो ये कोई चौंकाने वाली खबर नहीं होनी चाहिए। सोमवार रात केरल के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि एक आधिकारिक समारोह में भाग लेने के बाद केरल के राज्यपाल के काफिले को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं द्वारा रास्ते में ही रोकने की कोशिश की गई। एसएफआई के गुंडे कार्यकर्ता यहीं पर नहीं रुके, वे काफिले के पास आकर हाथ उठाते हुए भी देखे गए। ऐसे में राज्यपाल की नाराजगी तो जाहिर तौर पर होनी ही थी। राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर जमकर ठिकरा फोड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जरा उनका ये बयान सुनिए। An attempt was made on me physically, and the man who stopped the police from taking action against the mischief mongers, those who created disturbance, that man Chief Minister rewarded with appointed him as his personal secretary. So Chief Minister was party to that conspiracy. Today the Hundas, they are trying to rule the roads of the Thiruvananthapuram. When they came before my car, I stopped it and I got down. Why they have fled? Why have they fled? What protest? What have I done? इस मामले पर राज्य खुफिया विभाग ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राज्य खुफिया विभाग का कहना है कि विभाग की तरफ से इस विरोध प्रदर्शन की योजना के बारे में प्रशासन को 3 बार चेतावनियां भी जारी की गई थी और ये चेतावनी 24 घंटे के अंतराल में जारी की गई। बाकायदा इसमें आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ संभावित हमले का भी जिक्र था, परंतु प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगी। यही नहीं, खुफिया विभाग ने शहर के पुलिस आयुक्त को भी कटघरे में ला खड़ा किया है,
जहां राज्यपाल को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया न कराने की भी बात कही गई। आपको बता दें कि गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राज्य या फिर देश के हाईकमान के ऊपर हिंसक मंसूबे से प्रदर्शन करने की घटना सामने आई हो। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोकने की घटना तो जग जाहिर है, जहां प्रधानमंत्री ने पंजाब के अधिकारी को वापस जाते वक्त यह तक कह दिया था कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू बोलना, मैं वापस जिंदा लौट आया। यही नहीं, पश्चिम बंगाल के विधानसभा सत्र के दौरान तो शुभेंदु अधिकारी ने तत्कालीन गवर्नर जगदीप धनखड़ के ऊपर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा करने की खबरों को भी उजागर किया था। उस वक्त पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच की छींटाकशी किसी से छुपी नहीं थी। ऐसे में देखकर तो ऐसा ही लगता है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में भी गवर्नर सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो गैर भाजपा शासित जो प्रदेश हैं या गैर वैसे प्रदेश जहां पर केंद्र का शासन नहीं है, वहां के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। गवर्नर जैसा पद जो है वहां उसके साथ भी जब इस तरीके की घटना हो जाती है तो आम कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक विरोध रखने वाले, विचारधारा के साथ विरोध रखने वाले कार्यकर्ताओं या पार्टी के नेताओं का क्या हाल होता होगा सोचा जा सकता है। करेंगे चर्चा और 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ हैं, एक्स डीजीपी है। आधिकारिक तौर पे ऐसे मामलों पे क्या कहा जाए, मैं उनसे इस पे चर्चा करूंगा। संविधान विशेषज्ञ के तौर पे एडवोकेट मधु मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मिथुन विजय कुमार है हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे केरला से हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा रमजान चौधरी जी हमारे साथ हैं जो मुस्लिम स्कॉलर हैं और अच्छी समझ रखता है इस तरीके के मामले पे। मैं चर्चा की शुरुआत सूर्य कुमार शुक्ला जी से करना चाहूंगा, एक्स डीजीपी है। शुक्ला जी, ये जो घटना है, ये घटना तो आप जानते ही होंगे, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हम लोग देख चुके हैं। प्रधानमंत्री के काफिले तक को पंजाब में रोक दिया गया था और इस तरीके की घटना हुई थी। जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जब जगदीप धनखड़ वहां पर राज्यपाल थे तो वहां पर उनके साथ भी इस तरीके की घटनाएं हुई और विपक्ष के नेताओं पर हमले बंगाल में बहुत ही आम बात है। इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? या मैं आप लोगों से मतलब है जो अधिकारी, क्या अधिकारी को पॉलिटिकल दबाव होता है, क्या पॉलिटिकल आदेश होते हैं, या ये घटना कैसे हो जाती है? क्योंकि राज्यपाल का तो एक प्रोटोकॉल होता है, राज्यपाल की सुरक्षा, उनके रूट को अगर आप लीक करते हैं तो ये कैसे संभव होता है? जरा आप बताएं हमारे दर्शकों को अपने अनुभव से। भाई साहब, सुरक्षा की दृष्टि से जी ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है और ये सोचा भी नहीं जा सकता कि इस तरह से कोई राज्य की पुलिस किसी जो भी अपने दायित्व से बंधी हुई है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह इंतजाम किया गया है कि चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, केवल जो भारतीय दंड विधान के अनुरूप कार्यवाही कर रहा है, यानी कि हिंसा पर उतारू नहीं है, जिस पर हिंसा के आरोप नहीं है, ऐसे हर सामाजिक व्यक्ति की, राजनैतिक व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व तो पुलिस पर है। और मैं स्वयं आईजी सिक्योरिटी के पद पर रह भी चुका हूं उत्तर प्रदेश में जी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो विरोधी पार्टी के नेताओं का भी कार्यक्रम होता था तो उसमें भी उसी प्रकार सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की और पुलिस विभाग की तरफ से सुरक्षा विभाग पर रहती थी और अभी भी रहती है कि उस पर कोई भी सरकार की तरफ से रोक या कोई निर्देश नहीं आते। स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, पहले से व्यवस्था बनी हुई है कि जो अलग अलग ब्लू बुक बनी हुई है, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनकी अलग से सुरक्षा के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर बने हुए हैं कि किसकी सुरक्षा में क्या क्या इंतजाम किया जाएगा। तो ये बहुत गलती की बात है और इसको अगर इस तरह से राजनीतिक नजरिए से देखा जाएगा कि एक पार्टी का शासन है इसलिए दूसरी पार्टी के लोगों को या दूसरी, और इस मामले में तो बिल्कुल अलग ही प्रकरण है कि एक संवैधानिक पद पर वहीं पर तैनात गवर्नर और गवर्नर साहब जो महामहिम कहलाते हैं उनकी सुरक्षा में इस प्रकार बाधा डाली गई और इस पर कठोर कार्यवाही कानून के अंतर्गत होनी ही चाहिए।
वरना जो देश का संवैधानिक ढांचा है जिसमें केंद्र और राज्य के संबंध है, तो ये संयोग की बात हो सकती है कि कभी अलग अलग पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में हो सकती है। परंतु ये बात जरूर अभी आपके और संवैधानिक विशेषज्ञ बताएंगे, पुलिस की ये असफलता है, गलती है, इस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों पर जो साथ में चल रहे थे, जिन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। मुझे याद है कि आगे ऐसे वीआईपी की सुरक्षा में आगे एक दंगा नियंत्रक बल अलग चलता है। जी जी। एक ट्रक में बैठकर लाठी लेकर और बंदूकें लेकर अलग से सुरक्षा के लिए आदमी चलते हैं, ताकि अगर कोई हिंसक प्रदर्शन करने लगे तो उसको तुरंत नाकाम किया जाए और वीआईपी की सुरक्षा की जाए। तो वीआईपी सुरक्षा के लिए यह अत्यावश्यक है और वीआईपी सुरक्षा लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, बिल्कुल। परंतु विडंबना यह है कि ये उस समय की व्यवस्था है जब हमारा देश आजाद हुआ था और राज्यों का विलय भारत सरकार के साथ हुआ, तो बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे राज्य सरकारों को। अब ये जरूरत है पूरा पुनरीक्षण करने की कि सुरक्षा जिस प्रकार होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गई है कि पूरे देश के महत्व के मामले जांच के लिए, तफ्तीश के लिए एनआईए को दिए जाते हैं, उसी तरह अब जरूरत है कि वीआईपी सुरक्षा का एक पूरा केंद्रीकृत ढांचा जो पूरे देश में फैला हो और जो राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं हो, ऐसा बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर जो है तैयार करने की जरूरत जो है वो आन पर ही, क्योंकि घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की सुरक्षा जो है मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा खतरे में है। रमजान चौधरी जी हमारे साथ हैं। रमजान जी, आपकी मैं टिप्पणी लूंगा और एक चीज और भी कहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले केरला में सीएम के ऊपर भी एक सभा में जो है जूते फेंके गए थे और उस पर जो व्यक्ति जूता फेंकने का आरोपी था उस पर हत्या की धाराएं लगाई गई। वो व्यक्ति कौन था? क्या वो पॉलिटिकल विरोधी था या नाराजगी थी उसकी, या जूता फेंक करके किसी को मारने के ऊपर जो है हत्या की धारा लगाना, एफआईआर करना, ये कहां तक सही है मैं इस पर नहीं जानना चाहूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर सीएम पर कोई जूता फेंकता है तो उस पर आप एफआईआर कर देते हैं और उसी राज्य में उसी सीएम पे आरोप है, क्योंकि जो राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जो है, राज्यपाल ने सीधा मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया है कि इस साजिश में मुख्यमंत्री शामिल हैं। क्या आपको लगता है कि सही में मुख्यमंत्री या राजनीतिक विरोध का स्तर इतना गिर गया है कि लोग गवर्नर तक को भी उसको निशाना उसका बना रहे हैं? रमजान चौधरी। मुकेश जी, मैं जो आपकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूं कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि सीएम और गवर्नर भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर गवर्नर और सीएम सुरक्षित नहीं है तो आम जनता में कितना भय हो सकता है, बिल्कुल कितनी चिंता हो सकती है कि जब जिनको हम अपना रखवाला मानते हैं और जो संवैधानिक पद पर रहते हुए सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता में ये भय हो जाएगा कि वो सुरक्षित नहीं है तो हमारा क्या होगा। तो इन सब चीजों पर एक बड़ा चिंता का विषय है और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए एक जाब्ता बनाया है कि किस तरह से वीआईपी या संवैधानिक पद पर लोगों की सुरक्षा की जाएगी, किस तरह से जो मुख्यमंत्री है उसकी सुरक्षा होगी, देश के प्रधानमंत्री की कैसे सुरक्षा होगी। तमाम इस जाब्ते के तहत अगर चीजें नहीं होंगी और गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ जाएगी कि इन पदों पर भी लोग सुरक्षित नहीं होंगे, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये चिंता का विषय है। रमजान साहब, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सुरक्षा वाली बात, आम जन जो है इससे असुरक्षित महसूस नहीं, क्योंकि ये जो गवर्नर के खिलाफ जो ये चूक हुई है, मैं इसे चूक नहीं कहूंगा, जैसा कि कहेंगे स्पॉन्सर्ड हुआ, तो ये तो सरकार के द्वारा किया गया हमला है। एक तरीके से ये राजनीतिक हमला है जिसका ट्रांसलेशन जो है आप फिजिकल अटैक में कर रहे हैं, ये गलत है। इसलिए जनता को तो पता है कि भाई ये पॉलिटिकल है, तो जनता सुरक्षित है कि नहीं है ये तो अलग मसला है। लेकिन अभी तो हमें संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को राजनीतिक हमले में शारीरिक हमला ना हो जाए, उससे हमें बचाना, हम इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मिथुन विजय कुमार जी हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। मिथुन जी, आपको क्या लगता है, केरला में क्या आप हैं, क्या जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं, जो सरकार से विपरीत राय अपनी रखते हैं या सरकार की विचारधारा से सहमति नहीं जताते हैं, क्या वो उतने ही असुरक्षित है जितना कि अभी राज्यपाल के साथ देखने को मिला है? और केरला में तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी घटनाएं आई हैं जो विचारधारा के आधार पर हिंसा का शिकार हुए हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं उन्हें हम आइडियोलॉजिकल स्तर पर बातचीत से या फिर तर्क से सामना करते थे एक जमाने में, लेकिन केरला में अब हालात बदल गए हैं और फिजिकल तौर पे ये मतलब पूरा मामला बदल चुका है। और देखिए, केरला के प्रथम नागरिक श्री आरिफ मोहम्मद खान जी की गाड़ी पे एसएफआई के गुंडों का जो हमला हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है केरला को लेकर के। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा मतलब ये चौथी या पांचवी बार ऐसा हो रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से आप अगर देखेंगे तो ऐसे करने वालों पे कोई खास एक्शन भी हुआ नहीं है। और दूसरी और आप देखिए, जब पॉलिटिकल विरोधी युवा जब सीएम के केरला टूर के बस के सामने काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उनका सामना गमले और हेलमेट से उनका सर तोड़कर यही सीपीआईएम के और एसएफआई के डीवाईएफआई के लोग उनका सर तोड़ करके मतलब ऐसा जवाब देते हैं और उन पर फिजिकल असॉल्ट होता है। और जब सीएम से इस विषय पर सवाल किया जाता है तो उनका ये जवाब था कि विरोधी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो उनके बचाव के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो सीएम इतने मतलब ऐसे चीजों को मतलब बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करते हैं। और ये जो गवर्नर के साथ जो इश्यू चल रहा है वो काफी टाइम से चल रहा है। आप अगर देखेंगे तो ये जब से वाइस चांसलर नियुक्ति को लेकर के जब सवाल खड़े किए थे गवर्नर ने, उस टाइम से लेकर के उन पर असॉल्ट होते जा रहे हैं, उन पर अटैक होता जा रहा है। इसी स्टेट के एक मंत्री ने उनके खिलाफ एक हेट स्पीच दिया था। यहाँ के एसएफआई के लोग उनको हर बार टारगेट कर रहे हैं। और देखिए, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का जो विषय है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियरली बोला है कि यूजीसी की रेगुलेशन 2018 फॉलो करना जरूरी है यूनिवर्सिटीज को। और और इस विषय में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पष्ट निर्देश दिया है तो उसका पालन करना किसी भी स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन केरला में वीसी अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था, क्योंकि केरल की सरकार यूजीसी के नियमों का पालन नहीं कर रही थी और गवर्नर ने इस बात पर सवाल उठाए थे। और जब उन्होंने इस विषय पे सवाल उठाया तो पहले तो मतलब कोर्ट ने उनके फेवर में रूल किया, फिर अब जाकर के उन पर ये इस तरीके से आ गया कि अब उनकी गाड़ी को भी अटैक हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मतलब गवर्नर भी सेफ नहीं है और इस स्टेट में पॉलिटिकल विरोधी तो क्या मतलब स्टेट का प्रथम नागरिक ही सेफ नहीं। तो इस पे बिल्कुल मुझे लग रहा है कि प्रथम नागरिक अगर सेफ नहीं है तो उसमें भी कहीं ना कहीं विचारधारा जो है वो उसके रीजन एक प्रमुख जो है वो कारण विचारधारा भी है। हमारे साथ मधु मुकुल त्रिपाठी जी भी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, संविधान के जानकार हैं। और मैं इसीलिए सबसे लास्ट में मधु जी मैं आपके पास आया हूं क्योंकि बाकी लोगों को सुनने के बाद जो है दर्शक हमारी आपकी राय, क्योंकि आपकी राय संवैधानिक तौर पर आज इस प्रोग्राम के लिए बड़ा जरूरी है। और संवैधानिक राय क्या होनी चाहिए इसमें, इस तरीके के मसले में, जैसा कि अभी डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी ने बताया कि केंद्रीय व्यवस्था होनी चाहिए ऐसे वीआईपीज की सुरक्षा के लिए। ये एक सजेशन है ना, मुझे लग रहा है कि पहले भी इस पर चर्चा हुई है और अब समय आ गया ऐसा। संविधान क्या कहता है, क्या स्टेट और सेंटर में जो रिलेशन है उसमें अगर खटास या किसी भी तरीके का तनाव होता है तो क्या उसका भुगतान गवर्नर पे हमला करके लिया जाएगा, वसूला जाएगा, या विचारधारा के आधार पे अगर आपकी असहमति है किसी से तो आप उसका बदला उनके नेताओं पर हमला करके लेंगे? इसमें संविधान क्या कहता है और संवैधानिक सॉल्यूशन इसका कैसे हो सकता है? मुकेश जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन इसमें 3 एस्पेक्ट हैं जी। पहले जो आज की प्रक्रिया है, आज कानून है, अभी सूर्य कुमार जी कह रहे थे जी। पहले तो मैं उसी में बोलना चाहूंगा। देखिए, आज जो पद हैं, संवैधानिक पद हैं, यहां तक कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, डीजीपी वगैरह हैं, सब राजनीतिक कृपा पर जीवित होते हैं। इनको राजनीतिक कृपा जब होती है तो इनको पद मिलता है, इसलिए राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो हमारे गवर्नर हैं, गवर्नर किसी, अभी कहा गया कि किसी राजनीतिक पार्टी के, आपकी जानकारी के लिए, संपूर्ण जनता की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि गवर्नर या प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, राज्यपाल या राष्ट्रपति, ये किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं माने जाते। जैसे ही पद पर आते हैं इनकी सभी राजनीतिक पार्टियों से संबंध खत्म माना जाता है। बिल्कुल जी। आप देखिए, हमारे यहाँ आईपीसी की सेक्शन 124 क्लियर कट करता है कि किसी प्रकार का अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल पर किसी भी प्रकार का असॉल्ट होता है या असॉल्ट की कोशिश होती है या उनको रिस्ट्रेन किया जाता है तो सेक्शन 124 आईपीसी के तहत, जो कि चैप्टर 6 में परिभाषित है, तुरंत वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अरेस्ट किए जाएंगे। वो नॉन अवेलेबल है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ट्राइबल बाई सेशन है।
यहां तक कि सीएम पर जो आक्रमण किया जाता है वो सेक्शन 124 के तहत नहीं आता। सीएम एक राजनीतिक व्यक्ति है, सीएम का राजनीतिक विरोध हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन राज्यपाल का राजनीतिक विरोध नहीं हो सकता। इसके परिप्रेक्ष्य में आपको जाना होगा कि यह विचारधारा और माइंडसेट कहां है। आप याद करें 2000 से पहले जब कांग्रेस का शासन होता था तो सारे कांग्रेस के ही लोग तो राज्यपाल बनते थे। क्या आपने कहीं सुना है कि राज्यपाल का विरोध हुआ? बिल्कुल नहीं। तो ये एक राजनीति से प्रेरित एक पार्टिकुलर प्रॉपर तरीके से कार्य करने वाले व्यक्तियों का विरोध है, राज्यपाल का विरोध नहीं है। बिल्कुल, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये कम्युनिस्टों का। आप एसएफआई की बात करते हैं, एसएफआई है क्या? पीएफआई का स्टूडेंट विंग है, एक आतंकवादी संगठन है। कि इस पर तो अगर आप संवैधानिक बात करते हैं तो सबसे पहले सरकार को एसएफआई को भी बैन करके इनके लोगों को अरेस्ट करना होगा। कम्युनिस्ट की बात करते हैं केरल में। एक मिनट मुझे बोल ले दीजिए जी, क्योंकि इसमें राजनीतिक चीज हमें सबसे लास्ट में आपने कहा तो मैं सारी चीजों को लेकर कोशिश करूंगा। कम्युनिस्ट का काम एनार्की फैलाना है। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में कानून के शासन को में विक्षेप पैदा करना है। उनको कानून से कोई लेना देना नहीं। आप देखिए जेएनयू में क्या होता रहा है तो कम्युनिस्टों की से पालित और कांग्रेस के द्वारा पोषित ये जो गुंडे हैं, ये आपके न संविधान को मान रहे हैं ना आपके न्याय व्यवस्था को मान रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है न्यायालय क्या कर रहा है। न्यायालय स्व मोटो क्यों नहीं ले रहा है? इसमें तो सीएम के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए 124 में, यहां तक कि वहां के डीजीपी के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। डीजीपी 120B में कवर है, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। उसकी जिम्मेदारी है कि संवैधानिक व्यक्ति की सुरक्षा को इंश्योर करे। तो डीजीपी और सीएम और बाकी गुंडों के खिलाफ एफआईआर कीजिए। एक बार इनके खिलाफ एफआईआर करके इनको कानून का दरवाजा दिखाइए। कोई जरूरत नहीं है विशेष फोर्स की। एक बार इनको अरेस्ट कर लीजिए। एक बार डीजीपी अरेस्ट हो जाएगा, उसको समझ में आएगी कि उसने आईपीएस पास किया है, न कि किसी सीएम की या पार्टी की चमचागिरी करने के लिए आया हुआ है। वो एक संवैधानिक पद पर है, वो चमचागिरी करने के लिए नहीं है। हमारे कानून सक्षम है, संविधान क्लियर है। जहां तक सूची की बात करते हैं, जहां संवैधानिक सूचियों की बात करते हैं, राज्य के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं और केंद्र के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, तो जहां राज्य और केंद्र के क्षेत्राधिकार को कहीं क्रैश होगा तो राज्य के कानून नहीं, राष्ट्र के कानून, सेंटर के कानून, केंद्र के कानून वहां मान्य होते हैं। कोई जरूरत नहीं है एनआईए करके आप क्या कर लेंगे। आप देखिए सीबीआई आपके पास है, वहां ममता ने क्या किया? ममता ने कहा सीबीआई इंक्वायरी नहीं कर सकती। तो ये एक संवैधानिक संशोधन लाएंगे, इसमें जुडिशरी को जांचना होगा, जुडिशरी को सुओ मोटो लेना होगा। फालतू चीजों को लेता है अगर जुडिशरी, इसमें क्यों नहीं ले रहा है? मुझे आश्चर्य हो रहा है। हमारी व्यवस्थाएं ठीक है, व्यवस्थाओं का पालन नहीं हो रहा है। तो आखिर पालन कौन करवाएगा? पालन तो सरकारें करवाएंगी, सरकार चुनी हुई होती है, सरकार का अपना एजेंडा है। जी सूर्य कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सूर्य कुमार जी। तीन हमारे पास है। जी कार्यपालिका जो है उसका जिम्मेदारी है कार्य करने का। डीजीपी क्या कर रहा है वहां? क्या कर रहा है भाई? तो डीजीपी तो सरकार, वही तो आपने तो शुरू में ही कहा कि डीजीपी भी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि वो पॉलिटिकल कार्यकर्ता की तरह जब काम करने लगेंगे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, तो इस तरीके की घटनाएं होंगी। जी आई एम यूजिंग द वर्ड पॉलिटिकल चमचा बन गया है वो। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी की आपत्ति है शायद। जी सूर्य कुमार जी। नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है जी। मुझे ये कहना है कि बहुत ही कानून सम्मत बात बता रहे हैं भाई साहब जी कि गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि षड्यंत्र करने वाले भी उतने ही दोषी होते हैं जी। जैसे ये इसमें जो ये घेर दिया गया, ये धारा 342, 353, 147, 148, 323 सारी तमाम धाराएं लग गई, लगनी चाहिए। लेकिन सवाल इससे मूलभूत यह है कि अगर कोई जिसकी जिम्मेदारी हो गिरफ्तारी करने की, वही अगर क्राइम करने लगे तो कौन करेगा? और हमारा जो अभी पूरा ढांचा है उसमें यह स्पष्ट नहीं लिखा कि अगर
डीजीपी ही गलती करने लगे या पुलिस जो मौके पर है वो स्वयं गलती करने लगे या चीफ मिनिस्टर का नाम आ जाए एफआईआर में, बिल्कुल, जिसके अंडर में पूरी पुलिस व्यवस्था काम कर रही है, तो गिरफ्तारी कौन करेगा न्यायालय के सामने। तो इसमें जो वकील साहब ने बात कही है बिल्कुल सही कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, या तो पीआईएल होनी चाहिए या मधु जी आऊंगा मैं आपके पास जी, इसी में मुकदमा लिखा जाना चाहिए। और उससे भी मूलभूत बात यह है कि आगे के लिए जैसे बंगाल में यह भी विचारनी बात है कि आखिर इस तरह की घटनाएं बंगाल और केरल में क्यों रही, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट लोग इस तरह की बात सोचेंगे कि लोकतंत्र में रहते हुए इसकी लूपहोल का फायदा उठाकर हिंसा के रास्ते से हम सरकार पे कब्जा कर लें, तो ये विचारधारा स्वयं में दंडनीय है, स्वयं ये विचारधारा ही बैन होने लायक है, बिल्कुल, इस पर कार्रवाई होना ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो इसके पीछे जो रीजन शुक्ला जी, मुझे लग रहा है कि इसके पीछे रीजन सत्ता पे काबिज, मुझे लग रहा है कि एक तरीके की पॉलिटिकल खुन्नस निकालना, क्योंकि आप संवैधानिक तौर पे लोकतांत्रिक तरीके से आप हरा नहीं पा रहे हैं किसी पार्टी की को या किसी विचारधारा से आप जीत नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी खुन्नस जहां निकाल सकते हैं वहां पर आप निकाल लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर पुलिस हमारे हाथ में, इस पुलिस के बूते हम गुंडागर्दी कर सकते हैं, तो आप गुंडागर्दी करते हैं। एक्चुअली ये तो गुंडागर्दी ही है ना, आप सरकारी व्यवस्था या सरकारी पुलिस फोर्स के साथ जो है इसका इस्तेमाल करके आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार बदलने से ज्यादा खुन्नस निकालने का मामला है। मधु मुकुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। माननीय शुक्ला जी की कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि एफआईआर होने के बाद हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, इवन डीजीपी अरेस्ट हो सकता है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है एफआईआर करके, उसको कोई आवश्यकता नहीं है किसी विशेष प्रोविजंस का। और जैसे ही एफआईआर हुआ, मान लीजिए मैंने मर्डर कर दिया, आपको याद है जज भी अरेस्ट हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मुखर्जी अरेस्ट हुए थे, बिल्कुल, आपको आरके शर्मा की बात याद है, आरके शर्मा हाँ याद है, बिल्कुल। तो देखिए हमारे प्रोविजंस हैं, प्रेसिडेंट है, पुलिस एफआईआर करती है, अगर डीजीपी के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ अरेस्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, कोई जरूरत नहीं है परमिशन की। लेकिन स्पाइन चाहिए, स्पाइन है नहीं। आज कोई पद पर संवैधानिक या सीआरपीसी को मान नहीं रहा है, चमचागिरी कर रहा है। दैट्स व्हाई आई यूज कि आज डीजीपी चमचा बना हुआ है, आज का डीजीपी चमचा बना हुआ है, चमचागिरी करके अपने पद पर बने रह सकता है, और भ्रष्टाचार के माध्यम से, क्योंकि स्पाइन नहीं है, उनको पैसा चाहिए, चमचागिरी करनी है। बिल्कुल, अभी कर्नाटक का उदाहरण हम लोग के सामने है। शुक्ला जी, कर्नाटक में जो हुआ मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद, शपथ ग्रहण भी हुआ नहीं था, नाम घोषित होने के तुरंत बाद जो है जो डीजीपी मिलने के लिए चले गए उससे, उसके बाद हालांकि चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया, लेकिन ये तो वो इसी चीज का उदाहरण। जी आप कह रहे हैं शुक्ला जी कुछ? जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप, ये उसी तरह का सवाल है कि जो तैनात करने वाला अधिकारी है, यानी कि छूट दी गई है मुख्यमंत्री को कि ये भाई सीनियर मोस्ट 3 लोगों में से बता दो किसको डीजीपी बनाओगे, तो पहले जिसको अधिकार दिया गया और वो फिर हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि वो उसकी चमचागिरी कर रहा है, यानी कि एक तरह से आपने तो नौकर बना दिया कि वो तैनात करेगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं वो उसकी चमचागिरी कर रहा है। अरे वो चमचागिरी नहीं हो तो उसका फिर आज्ञा पालन हो गया कि जो मालिक है उसका, जो जिसने उसको तैनात किया है, या तो फिर अपनी संविधान की व्यवस्था में हम लोग निष्पक्ष पुलिस, नॉन पॉलिटिकल पुलिस की अवधारणा को लागू करें कि वो किसी पार्टी के द्वारा जो बनाई हुई सरकार है उसके अंडर में नहीं काम करेगी, वो या तो स्वतंत्र कोई आयोग होगा, जैसे चर्चा हुई थी पुलिस आयोग बनेगा, या जुडिशरी के अंडर में काम करेगी, या कोई थर्ड पार्टी का ऐसी व्यवस्था होगी, वरना ये बातें कोई सार्थक नहीं है कि जिसके अधीन वो जिसने तैनात किया उसके आदेश का वो डीजीपी पालन कर रहा है। लेकिन सर जो तैनात किया है, सर एक मिनट, मुझे आपत्ति है थोड़ी सी इससे कि जिसने तैनात किया है, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत आप तैनात हो गए, उसके बाद आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, वो संवैधानिक रूप से तय है, तो आपको तो उसका पालन करना। ये कहीं कहां लिखा हुआ है कि जिसने आपकी तैनाती की है आपको उसको फॉलो करना है, उसके हर एक सही गलत बात को फॉलो करना, ये तो कहीं नहीं संविधान में लिखा हुआ है। एक और में क्या शर्म आ रही है कि बजाय ये कहने के
ये सीधा क्यों नहीं कहते कि नॉन पॉलिटिकल पुलिस की व्यवस्था देश में होनी चाहिए? नहीं वो तो है, लेकिन ये तो है ही सर, पुलिस पॉलिटिकल कहां है? आप पॉलिटिकल तो आप जबरदस्ती का हो जाते हैं ना, अपने बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, रिटायरमेंट के बाद की सुविधा लेने के लिए लोग हो जाते हैं। ये तो व्यवस्था तो ऐसी है नहीं। जी मधु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जी मधु जी। जी मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। मुख्यमंत्री का नौकर नहीं है, डीजीपी ठीक है अपॉइंट किया जाता है। जैसे अब मैं विद सम्मानजनक कहना चाहता हूं, चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन क्या प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस किसी का नौकर है? अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मतलब राजनीतिक पार्टी अपॉइंट करती है, क्या राष्ट्रपति किसी का नौकर है? डीजीपी को भले सीएम अपॉइंट कर रहा है, डीजीपी किसी का नौकर नहीं है, वो संविधान का नौकर है। उसको संविधान के कायदे कानूनों को मानना होगा, सीआरपीसी के तहत कार्य करना होगा। लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं सूर्य कुमार जी के, कि उसमें एक पुलिस व्यवस्था की, पुलिस कमीशन की आवश्यकता है, जहां से इस प्रकार की चमचागिरी, इस प्रकार की सर देखिए टीएन सेशन का उदाहरण है हमारे सामने। हाँ। इससे पहले भी चुनाव आयोग, बहुत सारे चुनाव आयुक्त हुए, लेकिन टीएन सेशन ने दिखा दिया ना चुनाव आयुक्त का पावर क्या होता है। आज तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, टीएन सेशन साहब है नहीं दुनिया में, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना उनकी। तो ऐसी दूसरे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं है। लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, रिटायरमेंट के बाद के फायदे को उठाने के लिए इस तरीके की बातें कर। मैं आऊंगा सूर्य कुमार जी आपके पास। मिथुन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मिथुन जी। जी सर मैं आऊंगा सर, शुक्ला जी आऊंगा आपके पास। मिथुन विजय जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो साउथ इंडियन स्टेट में है, स्पेशली तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना, यहाँ पे गवर्नर्स टारगेट किए जा रहे थे। जब केसीआर की सरकार थी तब तेलंगाना में भी गवर्नर के ऊपर उनके बहुत सारे आरोप लगा रहे थे। तो और जैसा कि पैनलिस्ट ने, सूर्य कुमार जी मैं आऊंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी मैं आऊंगा आपके पास। अभी मिथुन जी बोल रहे हैं। जी मिथुन, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। और देखिए जैसा कि एक पैनलिस्ट ने कहा कि गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते, लेकिन एक गवर्नर के कुछ कर्तव्य होते हैं, और केरला के गवर्नर ने अभी तक जो है बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। और लेकिन जब भी केरल की सरकार अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी, तब श्री आरिफ मोहम्मद खान जी ने उनपे सवाल खड़े किए हैं, उनपे सवाल उठाए हैं, और अब इस बात को उन्होंने पूरे नफरत की राजनीति में बदल दिया है सीपीएम की सरकार ने। और उनके जो एसएफआई या डीवाईएफआई के यूनिट्स हैं वो इनके खिलाफ मतलब ये आज अभी तो मतलब अटैक के तौर पे हम देख पा रहे हैं, उनके कॉन्वॉय पे अटैक हो। और जैसा कि आप उस वीडियो में देख रहे थे, ये कोई शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनके कॉन्वॉय पे साफ तौर पे हमले की कोशिश थी। बिल्कुल फिजिकली भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। जी। और इस सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नर की बेइज्जती करते हुए कहते हैं एक स्पीच में कि, और उसमें यूपी को नीचा दिखाते हुए कहते हैं पब्लिक स्पीच में, कि जो यूपी के लोग हैं वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम क्या समझेंगे। और ऐसे स्पीचेस देते हैं, और गवर्नर का मतलब उनपे वो गवर्नर उस पर रिएक्ट भी करते थे, लेकिन कुछ एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये वही सरकार है जहां कल्चरल बिल्कुल अभी सजा की बंगाल में भी गवर्नर पे जो अटैक हुआ था, जो पॉलिटिकल अटैक हुआ था विजय वर्गीय पे या जो दिलीप घोष पे, उनके जो आरोपी थे उनको सामान्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया, कोई सजा नहीं हुई। और अभी सीएम पे जूता उछालने पे जो है हत्या की धाराएं लगाई गई है। तो ये तो पॉलिटिकल है ही। जी डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बीच में मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास गया था। जी शुक्ला जी। हाँ बच्चा, मैं कह रहा हूं कि एक जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं उनको संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है कि बिना संसद के इम्पीचमेंट किए हुए वो हट नहीं सकते। लेकिन डीजीपी की तुलना उससे करना उचित नहीं है, क्योंकि डीजीपी को जिस दिन चीफ मिनिस्टर चाहता है 2 लाख का आदेश भेज देता है कि आपको इस पद से कार्यमुक्त किया जाता है। अब आप डीजीपी का काम नहीं देखेंगे। इसलिए या तो हम ढांचे को मजबूत करें कि उसको पूरा नॉन पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिले, और या तो फिर इस तरह की घटनाएं, टीएन सेशन साहब भी चुनाव आयुक्त थे, वो भी एक संवैधानिक संस्था है। डीजीपी एक पुलिस विभाग एक आदेश मानकर कार्यवाही करने वाली संस्था का प्रमुख है। तो दोनों की तुलना उचित नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं तो स्वयं कह रहा हूं कि एक निष्पक्ष पुलिस आयोग बनना चाहिए जो, और ये इस तरह की वीआईपी सुरक्षा चूंकि सबके लिए जरूरी है, तो ये सन 47 में भले ये के राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया गया, लेकिन अब ये वीआईपी सुरक्षा का प्रश्न
और राष्ट्रीय महत्व के अपराधों का प्रश्न, ये सीधा एनआईए के पास जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सुरक्षा का निष्पक्ष इंतजाम कर सकें, और निष्पक्ष एक आयोग बनना चाहिए, तभी इस प्रकार की शिकायतें दूर होंगी। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मधु मुकुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, समय की कमी है, मैं आखिरी बार लूंगा। जी मधु जी। जी, दो विषय है। एक तो मैं माननीय सूर्य कुमार शुक्ला जी का सम्मान करता हूं, मैं समझता हूं कि जो कह रहे हैं कि जजेस जो है इम्यून है, लेकिन ये एक चीज भूल रहे हैं कि आईपीएस हमेशा आईपीएस रहेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा डीजीपी पद से हटा देंगे। देखिए यहाँ लालच, वही मैंने कहा, करप्शन की ज्यादा कहां से कमा लें, ज्यादा पावर कहां से आ जाए। अगर डीजीपी जब तक वो पद पर है, अगर वो चाहे एक एफआईआर करके, एक डीजीपी हिम्मत कर ले, एक डीजीपी अपनी स्पाइन को दिखा दे, एफआईआर कराकर चीफ मिनिस्टर को उठाकर अरेस्ट कर दे, कोई चीफ मिनिस्टर हिम्मत नहीं करेगा उसको अपना नौकर समझने का। होता क्या है कि लालसा पैसा कमाने की। अरे भाई आप सर, मुझे लगता है लालच और लालसा से ज्यादा डर भी है सर। आजकल पॉलिटिकल पार्टियां जो है गुंडे भी तो पालती हैं। डीजीपी अगर अपने पद से हटने के बाद क्या औकात होती है उनकी, उनको भी तो डर, वो भी तो आप और हमारी तरह इंसान है। मुकेश जी, आईपीएस हमेशा आईपीएस रहेगा जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। तो रिटायरमेंट के बाद भी तो उसी दुनिया में रहना है उनको। जजेस को भी उसी दुनिया में रहना है, फिर तो जजेस को भी रहना है, चुनाव आयोग के आयुक्त को भी रहना है। देखिए ये डर कहीं ना कहीं स्पाइनलेस, करेक्टर मोरलिटी नहीं है, हमारे पास मोरल वैल्यूज नहीं है, स्पाइन नहीं है, इसलिए हम डरते हैं और चमचागिरी करते हैं। बिल्कुल आप ये कह, मैं सहमत हूं। मेरे ख्याल से शुक्ला जी भी, सूर्य कुमार शुक्ला जी भी सहमत हो गए कि कहीं ना कहीं एक फ्यूचर में अपना फ्यूचर बनाने, या कहीं ना कहीं डर कि कहीं हम पे कार्रवाई ना हो जाए, कहीं पद हाथ से ना चला जाए, शायद इसकी वजह से। जी हमारे पास समय की कमी है सर, क्षमा चाहते हुए, आप सभी से क्षमा चाहते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सूर्य कुमार शुक्ला जी आपका, अधिवक्ता मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका, और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मिथुन विजय कुमार जी हमारे साथ शामिल हुए थे, उनका, और रमजान चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। रमजान चौधरी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, बाकी लोगों से बातचीत हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो दर्शक हमें अभी सुन रहे होंगे वो इस बात को लेकर के ज्यादा चिंतित होंगे कि किसी भी पद पर बने रहने के अपने जो संवैधानिक अधिकार है उसका पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कैसे अपनी ड्यूटी निभाई जाए, ये आज के डेट में चैलेंज है। क्योंकि हर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को राजनीतिक विरोध या राजनीतिक दबाव झेलने पड़ते हैं, और उस राजनीतिक दबाव के बीच में अपनी ड्यूटी को निभाना एक चैलेंज, एक चुनौती है। और इस चुनौती को तब तक नहीं पार पाया जा सकता जब तक वो व्यक्ति अंदर से मजबूत नहीं हो और अपने कर्म के प्रति उनकी निष्ठा ना हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।